स्वागत है आप सभी का NFA-NET क्लास में। इस वीडियो में हम UGC नेट एग्ज़ाम से संबंधित कुछ जानकारी जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। UGC नेट एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है, किसके द्वारा यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, UGC नेट एग्ज़ाम को कौन फील कर सकता है और इससे क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, इन सारी पॉइंट्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ विशेष पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे फीस स्ट्रक्चर को लेकर, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा हो रहा है यूजीसी नेट का, ऑनलाइन मोड हो रहा है या ऑफलाइन मोड हो रहा है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसे हैं, कितने पेपर होते हैं, किस टाइम के पेपर होते हैं, कितने आवर के होते हैं, टाइमिंग क्या रहती है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा है, कितने सब्जेक्ट्स हैं जो यूजीसी नेट की परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, उनके सिलेबस किस प्रकार से होते हैं, मार्किंग स्कीम कैसी रहती है, इसके अलावा एलिजिबल कौन होते हैं, चाहे वो एज की बात हो चाहे वो क्वालिफिकेशन की बात हो, एज लिमिट रिलैक्सेशन, रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, कट ऑफ किस तरीके से तैयार होता है, अलग अलग कैटेगरीज का रिजल्ट किस प्रकार से निकाला जाता है, ये सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। यूजीसी नेट पे दो मेन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बात की जाती है। एक बात किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और दूसरा बात किया जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहने के लिए क्या हमें अलग एग्जाम देना होता है, उसी प्रकार से जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्या हमें अलग एग्जाम देना होता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, कितने बार भरे जाते हैं, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक टेस्ट लेता है, उस टेस्ट का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको कहा जाता है, हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहा जाता है। इसे हम यूजीसी नेट एग्जाम के नाम से भी जानते हैं। इस परीक्षा को देने पर आप जो है वो इंडियन नेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, इंडिविजुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है और JRF के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। ठीक है, इसके लिए आप ध्यान रखिए, दो एलिजिबिलिटी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की और दूसरी जो एलिजिबिलिटी होती है वो JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए होती है। ठीक है, यहां पर जो JRF होता है, फेलोशिप होती है, वो फेलोशिप के लिए जो सिलेक्शन होता है वो प्रोवाइड करने के लिए तीन फेलोशिप स्कीम पर हम बात करते हैं। पहला है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, दूसरा है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट एंड थर्ड वन इज मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये तीन फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड होते हैं जब कोई स्टूडेंट क्या कर लेता है, JRF जो है वो JRF के लिए एलिजिबल हो जाता है तब। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होता है। ये एग्जाम मेनली साल में दो बार लिया जाता है। एक बार जो है वो जून में लिया जाता है और एक बार दिसंबर में लिया जाता है। कुछ टाइम से, जब से कोविड के बारे में हम लोग ने देखा है, कोविड समझा है, कोविड के बाद से एक बार यूजीसी जो आपका जून का होना था, ठीक है, और दिसंबर का साइकिल में हुआ था, यूजीसी दिसंबर प्लस जून साइकिल में हुआ था, बट मेनली जो इसको ड्रॉ किया गया है वो अलग अलग ही ड्रॉ किया गया है, एक बार दिसंबर के लिए और एक बार जून के लिए। तो साल में ये परीक्षा दो बार ली जाती है। 2018 दिसंबर के बाद से, 2018 दिसंबर से पहले जो है वो ये परीक्षा 3 पेपर्स में होती थी, मगर अब ये परीक्षा जो है वो 2 पेपर्स के साथ होती है। 2 पेपर्स होते हैं इस एग्जाम में जो है वो, इस टेस्ट में। इससे पहले 3 पेपर होते थे। पहला पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे हुआ करता था और दूसरे जो पेपर थे वो आपके सब्जेक्ट थे, कोर और एडवांस हुआ करते थे। ठीक है, अभी जो है वो पेपर का फॉर्म जो हो गया है वो कैसा हो गया है, 2 पेपर हो गए हैं। एग्जाम कैसा होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, CBT एग्जाम होता है। 2018 दिसंबर से ही ये CBT स्टार्ट हुआ है, उससे सारे एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में ही हुआ करते थे। ठीक है, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हो रही है। 2 पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो दिए होते हैं। दोनों पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर नंबर जो 1 होता है वो आपका 100 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन जो है वो होते हैं।
किन से संबंधित ये क्वेश्चन होते हैं? तो इसके लिए पेपर 1 को एक नाम दिया गया है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इस टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर 10 यूनिट्स पर डिस्कशन किया जाता है और इन 10 यूनिट से ही बनाए जाते हैं 50 क्वेश्चन। 10 यूनिट की जो बात होती है, जिसमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, आप लोग को बता दूं इसमें 10 यूनिट्स में हम लोग बात कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, दूसरा जो आपका होता है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, तीसरा यूनिट जो आपका होता है वो कॉम्प्रिहेंशन का होता है, चौथा यूनिट जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन का होता है, पांचवा यूनिट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पर होता है, छठवां जो यूनिट है आपका लॉजिकल रीजनिंग पर होता है, सातवां जो यूनिट है वो आपका आईसीटी पर होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आठवां जो यूनिट है वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, नौवां यूनिट जो होता है वो प्यूपिल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट होता है, और लास्ट यूनिट जो होता है आपका हायर एजुकेशन होता है। तो ये जो 10 यूनिट्स हैं, इन 10 यूनिट से ही ये 50 क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। इस पे सेकेंड जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो 100 प्रश्न है, जो सब्जेक्ट फॉर्म भरने के समय आपने जिस सब्जेक्ट के लिए पात्रता परीक्षा देनी है उस सब्जेक्ट से संबंधित ही डोमेन नॉलेज आपको पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। दोनों ही पेपर के लिए 3 जो है वो आवर का टाइम दिया जाता है, 180 मिनट होते हैं, और इस बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता है, और पूरे 3 घंटे में आप किसी भी पेपर को या किसी भी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका रहता है। दूसरी जो मेन चीज होती है, इसमें एग्जामिनेशन जब से ऑनलाइन मोड हो रहा है, सीबीटी हो रहा है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डेट डिसाइड किए जाते हैं, और हर दिन लगभग 2 शिफ्ट में एग्जाम लिए जाते हैं। पहला जो शिफ्ट होता है वो मॉर्निंग का होता है 9 to 12, और दूसरा जो शिफ्ट होता है वो आपका 3 से 6 इवनिंग शिफ्ट होता है। अगली बात करते हैं, ये तो था आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, सीबीटी है। और उसके अलावा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बात करें तो 2 पेपर की बात हो रही है। फर्स्ट वन इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन के लिए, दूसरा जो मोड बात हो रहा है, पेपर का बात हो रहा है, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 100 क्वेश्चन के लिए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स हम समझ सकते हैं। 3 घंटे में ये एग्जाम कंप्लीट करना होता है, ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए, फॉर्म फिल करने के स्टेप्स में जो आपका स्टेप लास्ट होता है वो होता है फीस से रिलेटेड। जो आपका फीस होता है इस टेस्ट को देने के लिए, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी को 1100 पे करना होता है इस टेस्ट के लिए। ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए 550 का फीस होता है, 550 का फीस होता है। और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही थर्ड जेंडर एक और एड ऑन किया गया है, इनके लिए जो होता है वो 275 का फीस होता है। ये होता है फॉर्म भरने के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने के दौरान मेनली 3 स्टेप होते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। पहला स्टेप है, आपके पास अपने खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि सर क्या दूसरे का रहेगा तो नहीं चलेगा क्या? चल जाएगा, बट दूसरे से बार बार पूछने थोड़ी न जाएंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन आया है या नहीं आया है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें खुद का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फॉर्म में फिल करना चाहिए। इस बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपके डिटेल्स में जब आप कंप्लीट करते हैं तो कुछ अपलोडिंग ज़रूरत पड़ती है फ़ोटोज़ की। आपका जो फोटोग्राफ होता है उसको ध्यान रखना है आप लोग को, 10 KB से 200 KB है। इसको हम लोग जब एग्जाम का नोटिफिकेशन होगा उस पर और डिटेल हम लोग बताएंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ब्लैक एंड व्हाइट या कलर दोनों चल सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो 80% विजिबल होना चाहिए, और आपके फेस में किसी प्रकार का मास्क नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि अभी जो करेंटली जो फोटो है आपके पास वही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका सिग्नेचर, साइन आप करना है एक ब्लैंक पेज में, और उस सिग्नेचर को आपको जो है वो यूज़ करना है। तीसरा है पेमेंट, फीस पेमेंट आप ऑनलाइन यूपीआई की सहायता से, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, इन सभी फॉर्म में जो है वो कर सकते हैं।
तीनों जो स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कंफर्मेशन पेज अपना जो है वो डाउनलोड कर लेना है, जिसमें एप्लीकेशन नंबर से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा फ़ोन नंबर कहीं खो गया, ईमेल आईडी हम पासवर्ड रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए एनटीए जो है आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जिसको हम संदेश नाम से जानते हैं। ये संदेश एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं और वहां से आप किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन अगर आता है एनटीए के द्वारा जारी किया जाता है तो वहां आप उन नोटिफिकेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं दिया जाएगा एनटीए के द्वारा। आपको अपने खर्च में जो है वो क्या करना है, एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है और एग्जाम जो है वो देना है। एनटीए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि कंफर्मेशन पेज है, एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, इन सभी को एडिशनली एक और प्लेटफॉर्म है जहां आपको प्रोवाइड करता है जिसको हम उमंग कहते हैं और डिजी लॉकर कहते हैं। आप डिजी लॉकर और उमंग से क्या कर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और कंफर्मेशन पेज को फर्दर भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीजें हैं, मेनली याद रखिए इन चीजों को। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स और सिलेबस की। तो कितने सब्जेक्ट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम के लिए जो है वो हम दे सकते हैं, उस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। तो टोटल आप ध्यान रखिए, यहाँ लिस्ट जो है वो दे रहा है यूजीसी, टोटल 103 सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो कंडक्ट किया जाता है यूजीसी नेट एग्जाम, जिसमें अभी अभी लास्ट जो है वो एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है जिसको कहा गया है इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक जो है सब्जेक्ट और एड ऑन किया गया है। आप इस साइट पर जाइए ugcnetonline.in और इस साइट पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो सिलेबस मिल जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिलेबस दोनों फॉर्मेट में है, इंग्लिश भी है, हिंदी में है। आप जो प्रीफर करते हैं उस डाउनलोड लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपका सिलेबस जो है वो क्या हो जाना है, डाउनलोड हो जाना है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को आप बाद में देख सकते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो यूजीसी नेट टेस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उन टेस्ट को लिया जा रहा है या नहीं लिया रहा है उन सब्जेक्ट पर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्टली हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड पर। सिलेबस और सब्जेक्ट से आप लोगों को फोकस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन पेपर जो है वो केवल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही पूछा जाता है, उसके अलावा किसी दूसरे भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम होता है क्वेश्चन पेपर का। अब दूसरी जो चीज़ है, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर हम लोग जो सिलेक्शन होता है मीडियम का वो हम पेपर के टाइम में करते हैं, तो क्या हम पेपर देने के समय मीडियम को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मीडियम जो है और क्वेश्चन को पूछने का मीडियम और आपने जो पढ़ाई किया है वो मीडियम, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा। उससे क्या डिसाइड होता है मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अपने मास्टर्स की पढ़ाई, स्नातकोत्तर की पढ़ाई जो है आपने अंग्रेजी मीडियम में, अंग्रेजी माध्यम में की है, तो आपने अपना फॉर्म भरने के समय क्या मीडियम सेलेक्ट किया है, इंग्लिश सेलेक्ट किया है। तो आपको जो पेपर है वो केवल किस में दिया जाएगा, इंग्लिश में ही दिया जाएगा। परंतु यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको दोनों ही भाषा में आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी भी एज वेल एज इंग्लिश भी, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो दोनों मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी है। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सा मीडियम आपने चूज किया है। अगर आप गलती से हिंदी वाले हैं और आपने इंग्लिश मीडियम चूज कर दिया है, ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है मोस्टली क्या हो जाएगा, इंग्लिश में ही शो करेगा, उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जबकि हिंदी अगर आप मीडियम सेलेक्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय तो वो आपको इंग्लिश मीडियम भी देगा और हिंदी मीडियम का क्वेश्चन भी देगा। अब सर इंग्लिश में पेपर 1 और पेपर 2 को समझ लेते हैं। पेपर 1 के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शनल रहता है। आप एक पेपर स्टार्ट होने से पहले अपना बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज कर लेते हैं, या हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आप पेपर स्टार्ट करते हैं। इन बिटवीन ऑफ एग्जाम आपको अगर कोई सवाल अंग्रेजी में नहीं समझ में आता है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में। मगर जो आपका पेपर 2 है वो अगर इंग्लिश में है तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, वो टोटली किस में होगा, इंग्लिश में ही होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं बहुत सारे लोगों को, इसको भी आप ध्यान रखिए। दूसरा जो चीज है, हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन पे हम बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई सवाल देख रहे हैं, वो सवाल हिंदी में दिया गया है
और वो बाय डिफॉल्ट उसमें किसी प्रकार का मिस्टेक है, तो वो जो उसका राइट होगा आंसर वो इंग्लिश वर्जन ही लिया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा वो किसको लिया जाएगा, इंग्लिश वर्जन को ही जो है वो फाइनल माना जाता है। और फाइनल डिसीजन कौन डिसाइड करता है, एनटीए डिसाइड करता है कि उस ऑप्शन के लिए फाइनल डिसीजन क्या होगा। दूसरा हम बात करते हैं इस परीक्षा में जो 150 क्वेश्चंस होते हैं उनका मार्किंग कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट है, इसमें जो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें हर एक सवाल के लिए 2 नंबर होते हैं। ठीक है, हर एक सवाल पे कितने नंबर मिलते हैं आपको, 2 नंबर मिलते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। उसके बाद दूसरी जो चीज आप याद रखिए, आपको कोई भी निगेटिव मार्क नहीं मिलता है। तो इसमें जो नेट एग्जाम टेस्ट है उसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है, अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है तो उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नो मार्क्स फॉर अनआंसर्ड और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। और तीसरा एक और चीज हम लोग बोलते हैं कि हमने रिव्यू के लिए अगर मार्क किया है तो उसको भी ध्यान रखिए। अगर आपने किसी सवाल को मार्क किया है रिव्यू के लिए तो उसके लिए भी आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एनटीए जो एग्जाम ले रहा है नेट के, यूजीसी नेट के लिए, उसमें इस लाइन को आप बहुत ध्यान से याद रखिए। अनआंसर्ड, अनअटेम्प्ट और मार्क फॉर रिव्यू जो भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उन पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है। अगली जो चीज है, जब आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आप जो है वो ऑब्वियस सी बात है 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट ऑप्शन जो सेलेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ही कोई गलती है, जिस क्वेश्चन को आपने करेक्ट आंसर दिया या कोई भी आंसर दिया है वो अगर इनकरेक्ट है तो उन्हीं कैंडिडेट को इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे जिन्होंने इसके लिए कोई आंसर दिया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आपसे और क्वेश्चन नंबर 5 में आपने आंसर टिक किया है और क्वेश्चन नंबर 5 किसी रीजन से हटाया जा रहा है या वो गलत है, तो इसके लिए जो मार्क्स होंगे, ठीक है, क्रेडिट मार्क्स, वो किनको दिए जाएंगे, जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, केवल उन्हें ही वो क्रेडिट मार्क्स दिए जाएंगे, सभी को वो क्रेडिट मार्क्स नहीं जाएंगे। किसके लिए, जिन क्वेश्चन को एम्बिग्युअस माना गया है या इनकरेक्ट माना गया है। चैलेंज होते हैं क्वेश्चंस पे, इस पर ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज हम लोग को ध्यान रखनी है वो ये है, मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है या क्वेश्चन ड्रॉप किया जा रहा है, तब दो नंबर जो है वो, ठीक है, 2 नंबर दिए जाएंगे। किन स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे, जिन्होंने क्वेश्चन को क्या किया है, अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो कितने नंबर मिलते हैं आपको, 2 नंबर मिल जाते हैं। जब आप देखते हैं, आप मिलाते हैं तो पता चलता है कि आपका 44 नंबर बन रहा है, रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपका 48 बन गया। ठीक है, तो जादू से नहीं आता है, वो क्यों आता है, जो ड्रॉप्ड क्वेश्चन होते हैं उनके +2 मार्क्स जो होते हैं एड ऑन हो जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तभी आपको सारे मार्क्स जो है वो मिल पाते हैं। अगला याद रखिएगा, ये जो रीजन है, ये मार्क्स देने का रीजन क्या है, तो अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं ह्यूमन एरर हो गया या टेक्निकल एरर हो गया, इस वजह से फिर आपको एज अ क्रेडिट जो है वो 2 मार्क्स दिया जाता है। तो ये था मार्किंग के बारे में। मार्किंग स्कीम कैसा होता है आप समझ गए, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 2 नंबर हर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। क्रेडिट या बोनस की बात करें तो जो अटेम्प्ट करता है उन्हें ही मिलता है, जो अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनको नहीं मिलता है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। कौन जो है वो यूजीसी नेट एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकता है, मिनिमम उसका क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होना चाहिए या क्वालिफाई किस तरीके से हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज याद रखिए, जनरल, अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, कम से कम कितने मार्क्स प्राप्त होने चाहिए, 55 मार्क्स लेके रखने होने हैं। किसमें, मास्टर्स डिग्री में या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी में। ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की बात हो जा रही है जो रिकॉग्नाइज्ड है किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा। तो मिनिमम कितना % होना चाहिए आपका स्नातकोत्तर में, 55% का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किनके लिए, जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। दूसरा, ओबीसी के लिए अगर बात करें, एससी के लिए बात करें, एसटी या पीडब्ल्यूडी की बात करें तो अलग अलग इनका क्राइटेरिया है। इसमें मोस्टली आप ध्यान रखिए, इनका क्राइटेरिया है 50%।
तो ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे बिलोंग करते हैं, उनको एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए उनके मास्टर्स डिग्री में? 50% होना चाहिए बिना राउंड ऑफ के, ठीक है, कंप्लीट 50% होना जरूरी है। 49.56 ऐसा नहीं चलने वाला है, 50% और एबव होना चाहिए। और जनरल को क्या होना चाहिए? जनरल और ईडब्ल्यूएस को 55% एंड एबव होना चाहिए, चाहे आपने एमए किया हो, चाहे आपने एमएससी किया हो, चाहे आप एमसीए किए हो, आपको इसको ध्यान रखना है। अगली चीज आपको ध्यान रखना है, अब कुछ सवाल आपके होते हैं कि सर अभी मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो मैं क्या यूजीसी नेट का एग्जाम भर सकती हूं या नहीं भर सकती हूं? ठीक है, तो 55 और 50 की क्राइटेरिया तो तब भी रहेगी जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद पास तो होंगे ही होंगे। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं इस बीच में और आपका परसेंटेज जो है वो कम रह जाता है, तो आप नॉट क्वालिफाइड रहेंगे, ठीक है, उसमें क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। इस पे ध्यान रखिए, क्या बताया जा रहा है कि जो मास्टर डिग्री पे परस्यूइंग है, जो मास्टर डिग्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका क्या है, जब वो एग्जाम में अपीयर होंगे और जब वो मास्टर डिग्री जो है वो क्या कर लेंगे? क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब फाइनल ईयर उनका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो उनका रिजल्ट कैसा होना चाहिए? ध्यान रखिए, उनका रिजल्ट यही होना चाहिए 55 और 50। तो ऐसे लोग भी फॉर्म भर सकते हैं जो अभी फाइनल ईयर में है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वो लोग जो क्या कर रहे हैं, प्रोविजनली आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं इसके लिए क्या बात किया जाता है कि उनको, ऐसे कैंडिडेट को अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करना होता है 2 साल के अंदर। किन 2 साल के अंदर? नेट का रिजल्ट जब भी आएगा, उस नेट के रिजल्ट के आने के जस्ट 2 साल तक उनको समय दिया जाता है उनकी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट अभी मास्टर डिग्री में क्या है, परस्यूइंग है, ठीक है, तो कितने साल का समय मिल जाता है? 2 साल का समय मिल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए जितना रिक्वायर्ड परसेंट है वो नहीं आप पूरा कर पाए, 2 साल में आपने मास्टर्स तो किया मगर जितना रिक्वायर्ड परसेंट है वो आप नहीं कर पाए, तो आपको डिसक्वालीफाई माना जाएगा उसके लिए, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, डिसक्वालीफाइड ट्रीट किया जाएगा। और 2 साल में नहीं कंप्लीट कर पाए तो भी आपको क्या माना जाएगा? डिसक्वालीफाई माना जाएगा, जो लोग परस्यूइंग है। तो इसका मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद से ही जब भी आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तब से भी आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन के साथ साथ आप यूजीसी नेट के फॉर्म भी क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिए। आप लोग जो है वो अपीयर करते हैं सब्जेक्ट पे, उसको भी ध्यान रखें कि जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है, आपको उसी सब्जेक्ट के लिए ही यूजीसी नेट जो है पात्र मानता है। तो यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फिल करने के समय अपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही जो है वो अपना नेट का सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को नहीं करना है। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कन्वर्ट नहीं होते हैं, मतलब मान लीजिए आप बीसीए हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मगर आपने एमए हिस्ट्री की है, अब आप नेट भर दे रहे हैं किसमें? कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका मास्टर जो है वो किस पर है? हिस्ट्री पे है, तो आपको हिस्ट्री में ही फॉर्म फिल करना होगा। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप सभी ध्यान रखिए। अगली अगर हम लोग बात करें, कुछ इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देते हैं। ये जो फॉर्म है, 2 चीजों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैलकुलेट किया जाता है दोनों पेपर मिला के। आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 भी होता है और पेपर 2 भी होता है, दोनों पेपर को मिलाकर जो है वो कट ऑफ सेट किया जाता है। तो कुछ एक और हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है, सर पेपर 1 का कट ऑफ अलग होगा या पेपर 2 का कट ऑफ अलग होगा, ऐसा है क्या? तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है बोथ द पेपर्स ऑफ यूजीसी नेट। आपको एग्रीगेट उसमें करना है, दोनों पेपर मिला के एग्रीगेट करना होता है, ठीक है। कैंडिडेट जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, ठीक है, जेआरएफ जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो रिसर्च के लिए परस्यू होते हैं। किस पर रिसर्च कर सकते हैं? तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे, या जिस पर भी उन्होंने जेआरएफ जो है वो, जिस पर भी उन्होंने जेआरएफ एलिजिबिलिटी ली है उस रिलेटेड सब्जेक्ट पर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जिस सब्जेक्ट पर
असिस्टेंट प्रोफेसर या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं जिस भी सब्जेक्ट पर, उस पर वो रिसर्च कर सकते हैं। कौन? जेआरएफ वाले, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कैसे करते हैं, ठीक है? तो इसके क्वालिफाई करने के लिए यूजीसी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्कीम जो है फाइंड आउट किया हुआ है, और जेआरएफ के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां प्लेसमेंट होते हैं एज अ जेआरएफ, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में आप जा सकते हैं जब आपके पास क्या हो जाता है, जेआरएफ अवार्ड आ जाता है उसके बाद, ठीक है? नेशनल फेलोशिप की अगर बात करें तो आपको मैंने बताया नेशनल फेलोशिप 3 है हमारे पास। यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है? अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और माइनॉरिटीज़ के लिए भी हम लोग ने देखा था। सबसे पहले मैंने इस पर डिस्कशन किया था। अगली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। एक और एग्ज़ाम हम लोग इसके इक्विवेलेंट देखते हैं, हम लोगों को लगता है ये इक्विवेलेंट है, मगर कुछ चीज़ें क्लियरिफाई की गई हैं, नोटिफाई की गई हैं, उसको भी ध्यान रखिए। सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम के बारे में समझते हैं। सेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और नेट जो है वो क्या है, आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट और स्लेट ये तीनों पे हम लोग आपको बता देते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी तीनों के लिए सेम है, चाहे वो सेट के लिए हो, चाहे वो स्लेट के लिए हो, चाहे वो नेट के लिए हो। और आप किसी भी रिक्वायरमेंट में, ठीक है, किसी प्रकार की भर्ती अगर निकलती है तो अपॉइंट हो सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में, ठीक है? दूसरी जो आपके पास चीज़ें हैं वो ये है, वो कैंडिडेट जो यूजीसी, सीएसआईआर और जेआरएफ एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ठीक है, वो भी अपीयर करते हैं किस पर? 1989 से ये एग्जामिनेशन पीरियड है, ठीक है? और आल्सो एग्जेम्प्टेड फॉर अपीयरिंग इन व्हाट? नेट। नेट पर आप दे सकते हैं 1989 से पहले वाले। सेट कैंडिडेट ध्यान दें, जो सेट कैंडिडेट की बात की जाती है, जिन्होंने सेट का एग्जाम निकाला है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिन्होंने निकाला है, वो अगर यूजीसी बोलती है असिस्टेंट प्रोफेसर तो उसके प्रीरियर होता है, ठीक है? ये भी ध्यान रखिए। बस दूसरी जो इसकी चीज है, नेट पर ये भी किसके लिए अप्लाई करते हैं? यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर हम लोग यहां पर बात करें सेट की, तो केवल वो उस स्टेट के ही यूनिवर्सिटीज पर या कॉलेजेस पर अप्लाई कर सकते हैं जहां स्टेट पर उन्होंने क्या किया है, सेट एग्जाम क्रैक किया है। मगर नेट एग्जाम के लिए जो एलिजिबल होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है? ये ध्यान रखिए, ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? यूजीसी यहां पर पहला चीज बोला गया है, सेट कैंडिडेट के लिए अगर बात करें, हु हैज क्लियर्ड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एक्रीडिएटेड बाय यूजीसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर हेल्ड प्रीरियर टू 1 जून 2002 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम व्हाट? अपीयरिंग इन नेट, ठीक है? नेट अपीयर कर सकते हैं, और अगर वो नेट निकाल लेते हैं तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पर भी इंडिया में भर सकते हैं। For set held from 1 June 2002 onwards, the qualified candidate are eligible to apply for the post of assistant professor only in what? University and college, ठीक है, situated in the state। जैसे आप मान लीजिए सीजी सेट का फॉर्म भरते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप केवल छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी, ठीक है? अब छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए आपके पास नेट का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। नेट की एलिजिबिलिटी जो है वो मस्ट है। तो ये जो डिफरेंस होता है वो किसके किसके लिए होता है? नेट और सेट के लिए होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट नेट में केवल जेआरएफ के लिए रखा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट हटा दिया गया है। तो एग्जाम होने से पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उस डेट्स के लिए आपको 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है जेआरएफ के लिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है? बट एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। ओबीसी, एससी और एसटी जो कैटेगरीज है वहां पे 5 ईयर्स के लिए क्या रखा गया है? एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है, इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है? तो यहां पर एलएलएम डिग्री के लिए भी अभी एक रिलैक्सेशन आया गया है, अप टू 5 ईयर्स जो है वो दिया जा रहा है एलएलएम डिग्री जो प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए अपर एज लिमिट है 30,
ठीक है, जनरल के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, एलएलएम, ऐसे कुछ जगह है जहां पर आप देख रहे हैं 5 ईयर का जो है वो मैक्सिमम रिलैक्सेशन रखा गया है। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन का अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी एप्लीकेबल है उसी तरीके से रखा गया है। 15% फॉर एससी, 7.5% ऑफ सीट फॉर एसटी, 27 फॉर ओबीसी, 10% फॉर ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस, 5% फॉर व्हाट पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखिए। 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तब उनके लिए 5% का रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है। अब एग्जाम कितने लोग एग्जाम देते हैं, उनमें से कितने लोगों को एग्जाम क्वालिफाई माना जाता है, ये कट ऑफ किस तरीके से तैयार होता है, उन चीजों पर मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई माने जाते हैं वो कौन है। टोटल स्लॉट जो होता है एलिजिबिलिटी का फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का बता देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वे स्टूडेंट जिन्होंने अपीयर किया है, पेपर दिया है, दोनों ही पेपर को नेट में, ठीक है, उनमें से 6% जो है वो एलिजिबल होते हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मान लीजिए 100 स्टूडेंट जो है वो आपके बोथ पेपर पर अपीयर हुए हैं, तो 6 जो स्टूडेंट हैं उन्हें एलिजिबल माना जाएगा किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। दूसरी जो चीज है, हर कैटेगरी के लिए फिर स्लॉट से, ये जो 6 हैं उनके लिए फिर स्लॉट्स के लिए अलग अलग रिजर्वेशन अपनी पॉलिसी होगी। जेआरएफ के लिए अगर बात करें, जेआरएफ और एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों एक साथ अगर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आपने क्या ध्यान रखा कि आप बोथ पेपर में सिक्योर करें कम से कम कितना, 40% एग्रीगेट। ये किन के लिए है, जनरल कैटेगरीज के लिए। उसके बाद ही आपका आगे 6% डिसाइड होगा। उसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी को मिनिमम कितना परसेंट जो है वो कंप्लीट करना है, पीडब्ल्यूडी, ये सब चीजों को, तो 35%। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट एटलीस्ट व्हाट 35% एग्रीगेट होना जरूरी है। और साथ ही साथ एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, ये सब के लिए भी क्या डिसाइडेड है, 35% मिनिमम। अब ये नहीं कि 40% आ गया तो हम क्वालिफाई हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन दिए गए 40% से जो भी स्लॉट बना ऊपर, उनका 6% जो है वो क्वालिफाई लिया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। यहां पर बताया गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर सब्जेक्ट। हर कैटेगरी के लिए हम लोग अलग अलग यूज करते हैं। क्या मेथड होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट लिया जा रहा है जिसमें एससी कैटेगरी की बात की जा रही है। ठीक है, इसके लिए आप बात करें कि एलिजिबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो सबसे पहली चीज, आपको कितना प्रतिशत एग्रीगेट मार्क्स लेके आना है टेस्ट में, 35% लेके आना है दोनों पेपर मिला के। अब दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैटेगरी का मार्क्स कितना हो गया, 35% एंड अबव जो भी है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्लॉट डिराइव्ड फॉर एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी के लिए टोटल स्लॉट कितना रखा गया है, जो भी परसेंटेज रखा गया है 6% में से वो आ गया आपका, डिवाइड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू एससी कैटेगरी ओवरऑल सब्जेक्ट हु सिक्योर एटलीस्ट व्हाट 35%। मतलब खाली अपीयर जो हुए हैं उनसे बस सिलेक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर जो क्वालिफाइड हुए हैं उनसे काउंटिंग होगी, और उस क्वालिफाइड में से 6% को जो है वो फाइनल नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड माना जाता है। मतलब 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, इन 100 स्टूडेंट में से केवल 5 ही स्टूडेंट हैं जो सिक्योर कर पाए कितना, 35%। तो इन्हीं को ही बेस लेकर जो है वो आगे की एलिजिबिलिटी फाइनल की जाती है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जेआरएफ के लिए, जेआरएफ के लिए एलिजिबल कब होंगे उसका भी मैं आपको सिनारियो बता देता हूं। इस पे सबसे पहले तो वो कैंडिडेट अगर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एलिजिबल है, बाय डिफॉल्ट जेआरएफ का जो होता है एलिजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट उसको हम लोग सिक्योर कर लेते हैं किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिए, यहां पर एसटी कैटेगरी का कैलकुलेशन किया जा रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैटेगरी हु हैव ऑप्ट फॉर
JRF है क्वालिफाइड फॉर, सबसे पहले उसको क्या होना जरूरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद JRF स्लॉट कितना अवेलेबल है, किस कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST कैटेगरी ओवरऑल सब्जेक्ट हु हैव JRF एंड क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। एग्रीगेट परसेंट हमेशा किससे होंगे, दोनों पेपर के स्कोर को मिलाकर होंगे। नंबर ऑफ JRF स्लॉट कितना होगा, तो ये क्वालिफाइंग कट ऑफ डिपेंड करेगा, अलग अलग हो सकता है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, UGC नेट की जो परीक्षा है वो 2 क्वालिफिकेशन के लिए ली जा रही है, 2 एलिजिबिलिटी के लिए ली जा रही है। पात्रता परीक्षा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पात्रता के लिए ली जा रही है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और आपको कोई भी इसके अलावा कोई दूसरे भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वो डाउट्स जो है वो हमारे साथ क्लियर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे और भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट पर जो है अपलोड किए जाते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो से जो है वो लर्निंग अपनी और बेहतर कीजिए। किसी भी प्रकार के नए कंटेंट, इस बार का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहा, उस एग्जाम पैटर्न में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, उन सवाल के सॉल्यूशन जो होते हैं, हमने एक ओपन टेलीग्राम ग्रुप जो है वो क्रिएट किया है, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां भी नए नए इंफॉर्मेशन आप UGC नेट एग्जाम से रिलेटेड प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।